Hello dear student, welcome to the next video of the solution series of class 10. Myself Aman Thakur, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find different playlists of the PYQ solution. In the playlist you can see the complete video solutions of the class 10th 12th question paper where I have explained all the questions in detail with tips and tricks. If you are first time on our YouTube channel, subscribe our YouTube channel and hit the bell icon for all updates. Now let's start the video. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट. इन द गिवन ग्राफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम का जो ग्राफ है वो बनाया हुआ है. अब यहाँ पर हमें ये याद रखना, जैसे यहाँ पर इसने स्केल लिया हुआ है, एक यूनिट है जो वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में भी जो 1 यूनिट है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल है. मीन्स जो यहाँ पर ये 1 है तो ये सेंटीमीटर में यहाँ पर 2 होगा, और ये सेंटीमीटर में 4 होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर में 6 होगा. इसका आपको ध्यान रखना है. राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द ABCD. अब ABCD कोऑर्डिनेट राइट डाउन करनी है तो ए में क्या आएगा, पहले हम एक्स के लिखते हैं फिर वाई के. तो एक्स का यहाँ पर कितना आएगा, 6 आ जाएगा सेंटीमीटर में, और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा. बी के कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले हम एक्स की वैल्यू लिखें, एक्स की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, वाई की वैल्यू -2 है, तो यहाँ और यहाँ पर क्या 2 सेंटीमीटर है इसके इक्वल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4. तो यहाँ पर पूरा जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 0 -4 आएगा. यहाँ पर क्या आएगा, x की वैल्यू तो -8 हो जाएगी, और यहाँ पर y की वैल्यू -4 हो जाएगी. फिर लास्ट जो d की कोऑर्डिनेट है, d का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी -1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और यहाँ पे 6, तो -2 6 d के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. तो इसी के साथ जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है. अब इसका जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है. अब जो इसका बी पार्ट है इसमें देखते हैं, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p. P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल AC एंड BD. तो इसमें बताया गया कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन डायगोनल का, P पॉइंट से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है. अब हम क्या करेंगे, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करेंगे या इस पॉइंट से, तो y के कोऑर्डिनेट बता देगी, और एक पैरेलल टू y एक्सिस अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम जो x एक्सिस पर काटेगी, वो x के कोऑर्डिनेट बता देगी. तो यहाँ पर जैसे इस इनके अनुसार 0.5 आ रहा है y की वैल्यू भी, और x की वैल्यू भी 0.5 है, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 0.5 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा. तो p के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट 1 आएगा, और इसका कोऑर्डिनेट -1 आ जाएगा, तो -1 और 1 ये p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर. फाइंड द स्लोप ऑफ साइड्स CB and DA and verify that they represent parallel lines. तो एक तो हमें इसमें स्लोप फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई भी करना है कि ये दो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी. अब जब भी आप स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. स्लोप जो है 2 पॉइंट से निकाला जाता है, तो इसमें जो लाइन है वो उसमें कोई फर्क नहीं आता. अगर हम यहाँ पर एक यूनिट अगर ये वाले कोऑर्डिनेट लेंगे, जैसे 3 दिए हुए 3 अगर एक कोऑर्डिनेट लेंगे तब भी स्लोप वही आएगा लाइन का. और अगर हम इसका 6 लेंगे, अगर इसे कोऑर्डिनेट 6 लेंगे तब भी वही स्लोप आएगा. तो मैंने इसका जो डायरेक्ट यूनिट है इसकी, जैसे 3 और 3 इससे इसमें निकाल के दिखाए हुए हैं. और आपको क्या करना है, इसमें आपको जो ये यूनिट ऐसे दी हुई तो इसका कोऑर्डिनेट 6 लेना है, और वो आपको अपने आप से करना है. फिर आप जब आप करेंगे तो आप इस आंसर से अपने आंसर को मैच करना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो स्लोप है वो कोऑर्डिनेट के यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है, यूनिट हम चाहे कुछ भी ले इसमें. तो सबसे पहले हम DA या फिर AD लाइन के दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने डायरेक्ट इसके बेसिस पे लिखे हुए हैं, जैसे 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 और 3. CB लाइन के भी मैंने इस वाले कोऑर्डिनेट ही लिए हुए हैं, -4 2, और B पॉइंट का 0 -2. तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, m से रिप्रेजेंट करते हैं y2 y1 ओवर x2 x1. अब यहाँ पर जैसे दो पॉइंट है, ये x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2, तो यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे. तो स्लोप ऑफ लाइन AD लाइन का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो क्या आएगा, 3 - 3 डिवाइड बाई -1 -3.
अगर यहाँ पर हम 6 भी कर रहे तब भी वही माइनस माइनस 0 हो जाता और यहाँ पर भी 0 ही है। तो इससे भी आपको समझ आ जाना चाहिए जो स्लोप है वो इन यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। लाइन का जो स्लोप है वही आएगा जो लाइन का स्लोप होना चाहिए। अब यहाँ पर हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ले रहे हो या फिर 4 सेंटीमीटर ले रहे हो, 8 सेंटीमीटर ले रहे हो, उससे इस लाइन के स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऊपर वाली जो न्यूमरेटर अगर 0 हो जाता है तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी 0। तो स्लोप एडी लाइन का जो स्लोप है वो 0 है। सेम सी बी लाइन का अगर स्लोप निकालेंगे तो ऊपर जो बन रहा है वो हमारा -2 + 2 बनेगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। आपको इसके दूसरे वाले कोऑर्डिनेट लेनी है 2 सेंटीमीटर रख के यहाँ पर वो वाले कोऑर्डिनेट लेके उसका स्लोप निकाल के देखना है। अब दोनों का स्लोप अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इसमें स्लोप का 0 होना जरूरी नहीं है कि दोनों लाइन का जो स्लोप है वो इक्वल होना चाहिए, ना कि 0 होना चाहिए। तभी जो दोनों लाइन होती है वो पैरेलल आ जाती है। अब इसी के साथ हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब डी पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल एसी। अब जो एसी लाइन है उसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। अब एसी में भी मैंने यही कोऑर्डिनेट लिए हैं, आपको इसके दूसरे वाले कोऑर्डिनेट लेने हैं जो इसमें दिखाए गए हैं, उससे आपको करके देखना। मैंने इसके डायरेक्ट कर दिया है ताकि आपको जो ये वाला है, ये मैंने एक जो पार्ट है इसके डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लेके वो मैंने कर दिए हैं। और आपको क्या करना है, जैसे इसके कोऑर्डिनेट है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो ए और सी कोऑर्डिनेट ये है, तो आपके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा -8 और -4 आ जाएगा। तो आप इन कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं और इन कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं, इक्वेशन सेम आएगी। इक्वेशन की लाइन है वो भी लाइन ऑफ इक्वेशन है वो भी कोऑर्डिनेट की जो यूनिट है इन पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो इसी पॉइंट पे इसी लाइन पे आने वाले हैं। इस लाइन से हमें कोई भी 2 पॉइंट उठाने होते हैं और उन्हीं से हम इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाहे पॉइंट ये उठाएं चाहे फिर यहाँ पर कोई और पॉइंट उठाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये पॉइंट है ये भी इसी लाइन पर होगा और जो ये वाला पॉइंट है ये भी इसी लाइन पर होगा। तो हम इनमें से किसी, चाहे हम इन 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ले या फिर इन 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ले, दोनों एक ही बात है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एम हमारे पास क्या स्लोप है, तो एम स्लोप को हम क्या से निकालेंगे, वही एम जो स्लोप था ये y2 माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इनसे हमने निकाला तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y2 माइनस वाई वन -2 -3 और x2 माइनस एक्स वन -4 -3। सो हमारे पास जो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो स्लोप हमारा आएगा 5/7। अगर यही हमने ये लिया होता तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाती, यहाँ पर 10/14 आ जाता। अगर आप इनसे निकालेंगे तो वही आएगा, 10/14 मिल जाएगा। बस वही फिर कटने के बाद वापिस से फिर 5/7 ही आएगा। अब हमारे पास स्लोप आ चुका है, अब हम इस पॉइंट को रखें y1 x1 की जगह या फिर इस पॉइंट को रखें। अब इसमें से आप किसी एक पॉइंट को रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन में y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, जो m की वैल्यू 5/7 आई थी यहाँ पर रख दी है, x माइनस x1 है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट को रख दिया 3 और 3। यहाँ पर 3 और 3 रखेंगे वो भी एक इक्वली, अगर 6 और 6 रखेंगे वही वहां से भी सेम इक्वेशन ही आएगी। यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास आती है 7y माइनस 5x इज इक्वल टू 6। अगर हम यहाँ पर 6 रखें तो क्या होगा, अभी मैं इसमें करके भी दिखा देता हूँ। y माइनस 6 7/5 x माइनस 6। तो 7 की मल्टीप्लाई इस तरफ होगी तो 7y माइनस 7 6 जा 42 इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x माइनस 5 6 जा 30। तो सेम यहाँ पर भी वही आ रहा है, जैसे 7y इसको इस तरफ लेकर -5x इज इक्वल टू 30 माइनस 4 प्लस माइनस के 30 है प्लस के 42 है। तो कितना बचेगा इसमें 12 -5x। तो यहाँ पर बस कॉन्स्टेंट ही डिफरेंट है, बाकी ये वाली लाइन आ रही है। तो ये सेम इक्वेशन ऑफ लाइन है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। तो यहाँ पर हमें इनइक्वालिटी दी हुई है, यहाँ से हमें एक्स की जो रेंज है वो निकालनी है और उसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो लिखना है और साथ में रियल लाइन पर उसको रिप्रेजेंट भी करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। 2x minus 5 by 3 less than 3x divided by 5 minus 3x divided by 5 plus 10 less than or equal to 4x by 5 plus 10। x हमारा r में है। अब हम एक बार करेंगे, एक बार तो इनको लेंगे और एक बार इन दो इनइक्वालिटी को लेंगे। अब जो ये वाली इनइक्वालिटी है ये स्ट्रिक्टली लेस देन वाली है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है और इसमें लेस देन और इक्वल टू दोनों ही है। इसमें हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। इनको ऐड करेंगे तो 35/3 आएगा, यहाँ पर 8x/5 आ जाएगा। तो 5 को इस तरफ मल्टीप्लाई में और 8 को इस तरफ डिवाइड में करेंगे तो लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इज लेस देन 175/24 आ जाएगा। अब अगर हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x को जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और जो 10 है प्लस का एक तरफ माइनस में चला जाएगा 1, यहाँ पर आएगा माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू प्लस 5। और जब हम माइनस को लेकर के जाएंगे तो जो लेस देन की इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी में चेंज हो जाती है। तो हमारा जो आंसर क्या आएगा इसमें, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। तो इसका जो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। अब हमें क्या करना है कि जो x की है वो रेंज निकालनी है, x इससे छोटा है और इससे बड़ा है, मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 और x इज लेस देन 175/24। अब हम इस वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में निकालेंगे क्योंकि हमें इसका सॉल्यूशन सेट भी लिखना है और साथ में इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है। 4 पॉइंट तक आपको आगे निकाल लेना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक या फिर 4 डिजिट तक आपको इसको निकाल लेना है। अब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता इससे, तो आपको 2 या 3 पॉइंट तक लेकर के जाना है। यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है स्ट्रिक्ट है और यहाँ पर इक्वलिटी भी है। तो इसको हम सॉल्यूशन में जब सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो -5 तो यहाँ पर हम लिखेंगे, लेकिन इससे हम एक कम लिखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू ये आ जाएगी 7.290 और बीच में हमें हर एक वैल्यू तो हम लिख नहीं सकते तो डैश डैश ही लगा देना। जहाँ पर स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है वहां पर हम होलो जो सर्कल है वो ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम डार्क कर देंगे इसको, जो छोटा सा हमने जो सर्कल ड्रॉ किया है तो इस पॉइंट को हम डार्क कर देंगे ताकि यहाँ से दिखे कि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू की दोनों की इनइक्वालिटी है और इसमें स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है। या फिर आप इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हैं, जो क्लोज्ड ब्रैकेट होता है वो इक्वालिटी को दिखाता है और जो ओपन ब्रैकेट होता है वो इनइक्वालिटी को दिखाता है। तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं और बीच में इसको आपको हाईलाइट कर देना ताकि ये जो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा। रेस्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।